नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरओ एकेडमी में। आज हम सेशन करेंगे गवर्नर जनरल का। इसमें हम जानेंगे एक गवर्नर जनरल के क्रम को, कैसे गवर्नर जनरल आते हैं और भारत में शासन को पूरा करते हैं। हमारे साथ चूँकि ख़त्म होते होते आपको मिलेगी एक अच्छी पकड़ मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो आइए शुरू करते हैं। जी हाँ साथियों, अब हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर और यहाँ पे सबसे पहले आ चुका है हमारा वेलकम पेज। वेलकम टू आरओ एकेडमी। फिर से मैं एक बार आपका स्वागत करता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री की मक्खन वाली सीरीज 1 में 3 से 4 नंबर पक्का है। जी हाँ, 3 से 4 नंबर पक्का है। क्यों पक्का है आइए हम बताते हैं। क्योंकि इस सीरीज में हम पूरी गवर्नर जनरल की सीरीज को हम लोग करेंगे। गवर्नर जनरल की सीरीज को केवल गवर्नर जनरल को ही हम कवर नहीं करेंगे। गवर्नर जनरल के साथ साथ हम पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की क्विक रिवीजन लेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री अगर हम पूरी क्विक रिवीजन करते हैं तो भैया क्वेश्चन कहाँ जाएगा, आएगा नहीं तो कहाँ जाएगा। आइए देखते हैं हम। और हमारी स्लाइड खुल चुकी है। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल क्या है जी? कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो कंपनी जो पहले जो आई थी, जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत में आई तो ऐसा कोई रूल नहीं था। वो केवल व्यापार के लक्ष्य थे। क्या था? व्यापार उनका लक्ष्य था। धीरे धीरे क्या होता है, उनकी मोनोपोली बढ़ती है और उन्हें लगता है कि भारत खंडित है टुकड़ों टुकड़ों में, और आगे उनकी प्रशासन इकाई में भी हस्तक्षेप होती है। धीरे धीरे वह अपना विस्तार करते हैं और आगे एक पद आता है। क्या? बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या पद आता है? बंगाल का गवर्नर जनरल। कब बनते हैं? रॉबर्ट क्लाइव बनते हैं और बनते हैं ये 1757 में। कब बनते हैं जी? 1757 में। क्यों बनते हैं भाई? देखिए, इसी इतिहास के फिलहाल में एक घटना होती है। क्या घटना होती है जी? 20 जून 1756 को होती है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल की घटना होती है जिसमें बंगाल के जो नवाब रहते हैं, सिराजुद्दीन जो रहते हैं, और वो क्या करते हैं, सिराजुद्दीन जो रहते हैं वो अंग्रेजों के 146 लोगों को क्या करते हैं, एक कमरे में बंद कर देते हैं। कारण क्या था उसका? कारण यह था उसका कि वे क्या कर रहे थे, किलाबंदी कर रहे थे। उनकी जो कंपनी थी, कोठी थी, बिना इजाज़त के कोठी घेराबंदी कर रहे थे, इसलिए ऐसा उन्होंने किया। और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव उनसे युद्ध करते हैं। काय की युद्ध? पलासी की युद्ध करते हैं। और 1757 में फिर उनकी अंग्रेजी की विजय होती है और बंगाल के प्रशासन के देखरेख के लिए एक पद आता है। बंगाल का गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव होते हैं। चलिए, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और वो कब बनता है? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आती है। एक फैक्ट निकल के आया यहाँ पे, रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। कब आता है? 1773 में। और एक पद का सृजन होता है बंगाल के गवर्नर जनरल का, और मद्रास और मुंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया जाता है। चलिए, 1833 का पीरियड आता है और भारत के गवर्नर जनरल जो होते हैं वो बनते हैं विलियम बेंटिंक। धीरे धीरे सत्ता का प्रभाव बढ़ता है और सत्ता में केंद्रीकरण बढ़ती जाती है। कैसे? पहले बंगाल के गवर्नर को बंगाल के क्षेत्र में करते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल जब बनते हैं तो क्या होता है, मद्रास और मुंबई को उनके अधीन कर दी जाती है, क्योंकि एक बंगाल बड़ा ही प्रभुत्व वाला क्षेत्र हो जाता है अंग्रेजों के लिए, तो यहाँ पे केंद्रीकरण हो जाते हैं। फिर बंगाल के भारत के गवर्नर जनरल 1800 आते आते 1799 में क्या होता है, 1799 में मैसूर पे जीत कर लेते हैं। हाँ, और 1800 सन आते आते मराठों का पर भी विजय हो जाता है। इस प्रकार क्या होता है, भारत का में सत्ता का केंद्रीकरण होता है और बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल आते हैं। फिर भारत के वायसराय आते हैं 1858 के भारत शासन अधिनियम के दौरान। चलिए फिर देखते हैं बंगाल के गवर्नर को। फिर से वही चीज़ आ रही है, रॉबर्ट क्लाइव का जो टाइम पीरियड है दो आता है, एक 1757 से 60 और एक 65 से 67। अब भैया एक प्रश्न उठता है यहाँ पे। क्या प्रश्न उठता है? 1757 से 60 तक कौन आता है? रॉबर्ट क्लाइव रहते हैं। फिर ये लौट जाते हैं। कहाँ लौट जाते हैं? इंग्लैंड लौट जाते हैं। फिर क्या ऐसा होता है कि 65 में इन्हें बुलाया जाता है। 65 में इन्हें इसलिए बुलाया जाता है कि इसमें एक इतिहास में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना होती है, बक्सर का युद्ध होता है। किससे होता है? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, जो उस समय तत्कालीन जो थे भारत के सम्राट स्वरूप थे, और
महज स्वरूप थे, कोई विशेष वर्चस्व नहीं रह गया था मुगल वंश का। और 1765 में इलाहाबाद की संधि के लिए इन्हें कहाँ से बुलाया जाता है? इन्हें बुलाया जाता है इंग्लैंड से। क्यों? क्योंकि 1757 के काल में ये रहते हैं और बंगाल के आसपास के जो क्षेत्र हैं उन्हें बेहतर से जानते हैं। क्या संधि में आए ब्रिटिश पक्ष में कि ब्रिटिश शासन को लाभ मिले, इसलिए इन्हें फिर 1765 में बुलाया जाता है। और 12 अगस्त और 16 अगस्त दो संधियां ये करते हैं। पहला होता है शाह आलम द्वितीय से, ब्रिटिश सम्राट से, और दूसरा होता है शुजा-उद-दौला से। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज़ और निकल के आती है, क्या? बंगाल और बिहार की उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। चलिए, तो इस जो पेज से हमें क्या मिला? देखिए, दो चीज़ें आती हैं। एक तो 1757 की पलासी की युद्ध होती है। पलासी की युद्ध होती है, किसके किसके बीच होती है? सिराजुद्दीन के बीच, सिराजुद्दीन वर्सेस कलाइव, ठीक है। दूसरा देखिए 1764 में बक्सर, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। किसके किसके बीच युद्ध होता है? ये हो जाता है आपको संयुक्त सेना, ठीक ना। संयुक्त सेना में है आपको मुगल सम्राट प्लस मीर कासिम, बंगाल के अपदस्थ नवाब। फिर आते हैं इसमें सुजाउद्दीन, है ना, सुजाउदौला आता है। और फिर इसमें कौन जीतता है? इसमें जीत जाते हैं ब्रिटिश इसमें जीत जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। ये ब्रिटिश जीत जाते हैं तो एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि भारत में जो सबसे प्रभुत्व रहता है वो किसका रहता है? वो रहता है ब्रिटिशियर का। और इसके प्रशासन के लिए क्या आते हैं फिर? इसके प्रशासन के लिए दो लोगों को क्या की जाती है? नियुक्त की जाती है। किनको? चलिए आगे देखते हैं। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को और बिहार के लिए राजा सीताब राय को। आगे चल के मोहम्मद रजा खां को हटा दी जाती है और बंगाल के बिहार और बंगाल दोनों के राजा सीताब राव ही देखते हैं। 1765 में वही चीज़ें हैं, बंगाल में द्वैत शासन लागू हो जाती है। 1772 तक रहता है और वारेन हेस्टिंग्स से आते आते इसे समाप्त की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अन्य गवर्नर भी है, वेरी लास्ट है, उतने महत्वपूर्ण नहीं है। कार्टियर है 1769 से 72 और वारेन हेस्टिंग आ जाते हैं 1772 से 74 तक। चलिए और चीज़ें हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल हमने पढ़ा था पहले बंगाल के गवर्नर को, अब आ जाते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। चलिए कहा जी, बंगाल के गवर्नर को रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में क्या बना दी जाती है? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अब देखिए क्या होती है। प्रथम जो गवर्नर है वारेन हेस्टिंग बनते हैं। कब तक रहते हैं? 1772 से 85। और द्वितीय विलियम बेटिंग। यहाँ पे देखने को मिलती है फर्स्ट और लास्ट, ये दोनों ही पेपर में आते हैं। चलिए, प्रथम गवर्नर जनरल और यहीं पे पूछता है अंतिम गवर्नर, तो अंतिम गवर्नर भी कौन होंगे? वारेन हेस्टिंग होंगे। और देखिए अंतिम विलियम बेटिंग रहते हैं क्या? गवर्नर जनरल। और प्रथम भारत के गवर्नर जनरल भी विलियम बेटिंग रहती है। चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वही चीज़ें हैं, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष। चलिए, एक बड़ा चीज़, अच्छा चीज़ है, 5 वर्षों का टाइमलाइन भी हमें मिलता है गवर्नर जनरलों के लिए, ठीक है। मद्रास और मुंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। मद्रास और मुंबई को इसके, कहा था ना, सत्ता का क्या हो रहा है? सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है। चलिए, चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं, ठीक है। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1774 से 85 तक कार्य करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वारेन हेस्टिंग को एक बार और देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। वारेन हेस्टिंग को क्या बनाया गया? प्रथम। चलिए, वारेन हेस्टिंग हमने देखा। राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता ले जाते हैं। ये क्या करते हैं? मुर्शिदाबाद से हटाकर राजकोषीय कोषागार को कहाँ ले गए? कोलकाता ले गए। चलिए, वारेन हेस्टिंग 1772 में बंगाल के द्वैत शासन लगाया गया। देखिए, महत्वपूर्ण चीज़ आ रही है। रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में क्या हुआ था? यहाँ पे द्वैत शासन लाई गई, डायोसी लाई गई, द्वैत शासन लाई गई,
द्वैत शासन, जो किसके टाइम काल में खत्म कर दिया गया? ये खत्म कर दिया गया वारेन हेस्टिंग ने। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि रॉबर्ट क्लाइव के काल में द्वैत शासन को लाया गया और वारेन हेस्टिंग के पीरियड में इसे समाप्त किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किसके? वारेन हेस्टिंग के ही काल में 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे और अन्य न्यायाधीश 3 थे, चेम्बरस, लिमेस्टर और हाइड। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही है? ठीक है, आगे देखते हैं। इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा। कारण, हेस्टिंग के कहने पे बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी की सजा दिलाई जाती है। एक वर्क नामक व्यक्ति थे। कौन थे? वर्क नामक व्यक्ति थे। बाद में जब ये अपने कार्य को समाप्त करके इंग्लैंड में जाते हैं तो वर्क द्वारा इन पे भी महाभियोग लगाई जाती है। हालांकि वो लगता नहीं है, लेकिन महाभियोग चलाई गई थी। चलिए, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा गवर्नर जनरल के काउंसिल में 3 सदस्य, एक महत्वपूर्ण चीज आ रही है, गवर्नर जनरल के काउंसिल के 3 सदस्य कर दिया गया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना यहाँ पे की जाती है। पहले देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आया था एक, क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब आ गया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे क्या लग रहा है? 1784 में एक चीज लागू हो रही है, क्या? द्वैत शासन। द्वैत शासन 1784 में यहाँ पे लागू हो रही है। 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना हो रही है, और पॉइंट है, नोट कीजिएगा। इसी के समय 1782 में जोनाथन डंकर ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। देखिए क्या चीज़ें हैं, एक चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एक सहारा ले रहे हैं हम टाइमलाइन पीरियड का। किसका? गवर्नर जनरल का, गवर्नर का, वायसराय का। और क्या चीज़ है? जो भी मॉडर्न हिस्ट्री की महत्वपूर्ण घटनाएं थे वो इससे हम क्या कर रहे हैं? क्लियर करते जा रहे हैं। चीज़ें समझ में आ रही है ना मक्खन? चलिए, 1784 में विलियम जोन्स ने बंगाल सोसाइटी की स्थापना की। 1784 में विलियम जोन्स ने बंगाल एसोसिएटिव सोसाइटी की स्थापना की। चलिए, एक और चीज़ आती है 1744 में चार्ल्स ब्रिंगसन। कौन जी? चार्ल्स ब्रिंगसन क्या करते हैं? भारत की गीता कथा युग वशिष्ठ का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। कौन? चार्ल्स विल्किंसन क्या करते हैं? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? गीता का अनुवाद करते हैं। मुगल सम्राट को 26 लाख की जो पेंशन मिल रही थी वो भैया बंद हो गई। किसने बंद करा दी? वारेन हेस्टिंग ने बंद करा दिया। कौन करा दिया? वारेन हेस्टिंग ने बंद करा दिया। 26 लाख का वार्षिक पेंशन बंद हो जाती है। चलिए, इसी के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र दी बंगाल। याद करिए, एक चीज क्लियर हो रही है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन है जी? बंगाल गजट। और किसके काल में आ रही है? वारेन हेस्टिंग के काल में। प्रकाशन जेम्स अगस्ट हिक्की ने किया। चलिए, तो प्रथम समाचार पत्र नोट कीजिएगा। समाचार पत्र कौन है जी? बंगाल गजट। चलिए, चीजें क्लियर हो गई? ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-82 एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। ठीक है। और द्वितीय मैसूर के बीच मंगलोर की संधि होती है 1784 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मंगलोर संधि होती है। चलिए, एक चीज आ रही है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक ना? ये दोनों किसके काल में हुई? इनके काल में, वारेन हेस्टिंग के काल में ही। और 1784 में मंगलोर की संधि होती है। चलिए, जब वारेन हेस्टिंग इंग्लैंड वापस चले गए तो वही चीज़ें फिर से आ रही है ना। बर्क ने क्या किया था? महाभियोग दायर किया था, हालांकि ये पारित नहीं हुआ। चलिए, आगे आते हैं लॉर्ड कर्नवालिस। बड़ा ही इंपॉर्टेंस है इनका। लॉर्ड कर्नवालिस भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए इन्होंने और बहुत सारी सेवाओं का जन्म दिया जो कि अभी भारत में लागू हैं और भारत की प्रशासन चल रही है। कर्नवालिस, यही है कर्नवालिस महोदय, देख लीजिए एक बार। कर्नवालिस भारत में सिविल संहिता आ गई ना, सिविल संहिता आ गई। पुलिस सेवा, पुलिस सर्विस, सिविल सर्विस, देखिए क्या क्या चीज़ें ला रही है। सिविल सर्विस एक आ गई, सिविल सर्विस। दूसरी आ गई क्या? पुलिस सर्विस, पुलिस सर्विस, है ना। तीसरी चीज़ें क्या है? अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। पूछता है सीधे सीधे पेपर में आने वाले प्रश्न है। आप अगर एक्सपेरेंट हैं, देख रहे हैं, तो आप मिलाइएगा, मैंने गलत कहा हो तो। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में बंगाल में इनके द्वारा लाई गई। कर्नवालिस ने कर्नवालिस कोड का भी निर्माण किया। ठीक ना।
कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध कर दिया। देखिए इन्होंने क्या किया, कंपनियों के जो व्यापारिक व्यक्तिगत व्यापार थे उस पर प्रतिबंध लगाते हैं। एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत के गाजीपुर में है, ठीक है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे एक बार देख लेंगे हम, यहाँ पे एक आती है पुलिस संहिता। क्या जी? पुलिस संहिता, करने वाले खिलाते हैं पुलिस संहिता। फिर आती है चीज़ें क्या, सिविल संहिता। फिर आती है आपको अस्थाई बंदोबस्त, है ना। और ये खुद निकालते एक कर्नावाली संहिता। और देखिए क्या आती है, ये जो पर्सनल जो व्यापार है निजीगत, उसे बंद कर देते हैं। इसे क्या करते हैं, बंद करवाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। अब आते हैं लॉर्ड वेलीजली। इनका पीरियड क्या है, 1798 से 1805। इन्होंने सहायक संधि की शुरुआत की। सहायक संधि क्या था, एक प्रकार से षड्यंत्र था। क्या था, षड्यंत्र था। इसके द्वारा क्या करते थे, इसके द्वारा करते थे हम कि जो भी ब्रिटिश साम्राज्य, जो भी भारत के राजा महाराज थे, उनसे हम संधि करते थे। अब संधि में क्या क्या करते थे, संधि में ये करते थे हम कि भैया आपके यहाँ, आपके दरबार में हमारे सेना रहेगा, जिसका खर्चा आप देंगे, ठीक ना। वो कहते थे कि आपकी सुरक्षा करेंगे। और वो क्या करते थे, समस्त गतिविधियों पे नज़र रखते थे। एक चीज़ और थी, किसी भी अन्य राजाओं से संधि नहीं कर सकते, बिना ब्रिटिश के मौजूदगी के, ब्रिटिश के सलाह के आप युद्ध नहीं कर सकते। एक तरह से प्रतिबंधित कर दी जाती थी सहायक संधि से। और बहुत सारे जो राजा महाराज थे, इन्होंने क्या किया, इसके शिकार हुए। वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। इसका सर्वप्रथम प्रयोग गवर्नर डुप्ले ने किया था। चलिए, इंदौर के होलकर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इंदौर के होलकर ने संधि स्वीकार नहीं की। चलिए, टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मारे गए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इन्हीं के काल में होती है। स्वयं को बंगाल का शेर कहा करते थे। कौन जी? बेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर करते हैं। चलिए, सहायक संधि करने वाले राज्यों को देख लेते हैं। सबसे पहले हैदराबाद 1798 ईस्वी में, मैसूर 1799 ईस्वी में, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध 1801 ईस्वी में, पेशावर दिसंबर 1802, बरार और भोसले दिसंबर 1803, सिंधिया 1804। एक बार और इसे दोहराएंगे हम। हैदराबाद 1798 ईस्वी, मैसूर 1799 ईस्वी, तंजौर अक्टूबर 1799 ईस्वी, अवध 1801, पेशवा दिसंबर 1802, बरार और भोसले दिसंबर 1803 में, सिंधिया 1804 ईस्वी में। चीज़ें क्लियर कीजिए, चीज़ें क्लियर करते हैं। देखिए क्या करते हैं, लॉर्ड वेलीजली जो रहते हैं, सहायक संधि एक पद्धति लाते हैं जिसमें क्या की जाती है, एक जो भारत के जो स्थानीय शासन थे, राजा महाराज थे, उनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाई जाती है। और ब्रिटिश जो कूटनीति है वह प्रत्यक्ष रूप से भारतीय शासन पर प्रभाव डालने लगती है। क्या होती है यहाँ पे, ये क्या करते हैं, सहायक संधि करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, अपनी सेना को राज दरबार में रखते हैं, जिसका खर्च भी राजा देते हैं। आगे फिर उन पे बहुत सारे प्रतिबंध लगाई जाती है कि वो अन्य राजाओं से संधि नहीं कर सकते, उनकी सहायता नहीं कर सकते, किसी संगठन का हिस्सा नहीं हो सकते। इस प्रकार की बातें थी। चलिए, एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। बंगाल का शेर ये स्वयं को कहते हैं। एक चीज़ है, देखते हैं, जो इंदौर के होलकर थे उन्होंने कभी भी सहायक संधि स्वीकार नहीं की। ये देता है, ऑप्शन दे देता है कि इन्होंने किन किन ने संधि की, तो आता है इंदौर का होलकर भी। चलिए, 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेल्बरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया। 1806 में भारत भेजे जाने वाले जो भी प्रशासनिक अधिकारी थे, अर्थात सिविल सर्विस या फिर जो भी अधिकारी थे, उन्हें इंग्लैंड के हेल्बरी में एक ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज का स्थापना किया गया, और जहाँ पे उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी होती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड मिंटो प्रथम,
लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल रहता है 1807 से 13 तक। इनके कार्यकाल में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है। देखिए जी, इनके कार्यकाल में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास होता है। लॉर्ड मिंटो प्रथम के ही कार्यकाल में चार्टर एक्ट आता है। और वारेन हेस्टिंग के काल में कौन सा आया था? बोली 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। चलिए, इसके कार्यकाल में देख चुके हैं हम। लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं। 1813 से 23 तक इनका पीरियड रहता है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में होता है। इस युद्ध की समाप्ति संगौली की संधि। देखिए, संधियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध जो होता है, इसकी समाप्ति संगौली की संधि से होती है। इसको सुगौली की संधि भी हम कहते हैं। सुगौली की संधि भी कहते हैं। चलिए, पिंडारियों का दमन। पिंडारियों क्या थे जी? एक लुटेरों का दल होता था जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल थे और मराठों का समर्थन में प्राप्त होता था। चलिए, हेस्टिंग ने मराठों के तृतीय युद्ध में पराजित कर मराठा संघ को भंग कर दिया। हेस्टिंग जो रहते हैं वो मराठों का दमन करते हैं, मराठों के तृतीय युद्ध में पराजित कर मराठा संघ को भी भंग कर देते हैं। इससे में प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर क्या कर दिया? प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाते हैं। इन्होंने क्या किया? प्रेस पे जो भी प्रतिबंध होते थे उन्हें हटाते हैं और नए नियम बनाते हैं प्रेस के लिए। इसी के समय 1822 का टेनेंसी एक्ट और काश्तकारी नियम अधिनियम आती है, जिसमें क्या होता है? भूमियों को भूमि के संबंधित ये नियम रहते हैं। भारत के गवर्नर जनरल। अब 1800 समय आता है, चार्टर एक्ट 1833 आता है। 1801 चार्टर 1833 आता है। इसके तहत क्या किया जाता है? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। शक्तियाँ बढ़ा दी जाती है गवर्नर जनरल की। और यहाँ पे बनते हैं प्रथम विलियम बेंटिंक, अंतिम लॉर्ड कैनिंग रहते हैं और लॉर्ड कैनिंग ही भारत के वायसराय भी बनते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में क्या क्या होता है। राजा राम मोहन राय के संयोग से सती प्रथा को समाप्त कर दिया। देखिए, बहुत बढ़िया फैक्ट। 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त करते हैं। बेंटिंक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के जो सती होने का था अवैध घोषित कर दिया। चलिए, राजा राम मोहन के सहयोग से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। बेंटिंक ने इस प्रथा के खिलाफ 1829 में धारा 17 द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। बेंटिंक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से, देखिए कर्नल स्लीमैन नाम याद रखिएगा, 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त कर देता है। ठग देवी काली देवी की पूजा करते थे। मैकाले की अनुशंसा पर शिक्षा का जो समिति बना था 1835 ईस्वी में अंग्रेजी का शिक्षा को माध्यम बनाया गया। चलिए, एक चीज़ आ रही है ना कि किसके कार्यकाल में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, तो फिर वो प्रश्न बनेगी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के। ये जितने भी हैं ये सीधे सीधे आते हैं, इनके काल में ये हुआ था और किनके काल में ये हुआ था, ये ऑप्शन आते हैं और हमें एग्जाम में सॉल्व करने पड़ते हैं। बेंटिंक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कछेर को हड़प लिया। देखिए, 1831 में मैसूर को और 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कछेर को हड़प लेते हैं। न्यायालयों द्वारा फारसी के स्थान पर निम्न स्तर के न्यायालयों के स्थानीय भाषा तथा उच्च स्तर के न्यायालयों के अंग्रेजी भाषा के प्रयोग में अनुमति दी गई। चलिए, जो फारसी भाषा का जो प्रचलन था न्यायालय में न्यायालयों द्वारा फारसी के स्थान पर निम्न स्तर के न्यायालयों में स्थानीय भाषा तथा उच्च स्तर के न्यायालयों में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग में अनुमति दी गई। चार्ल्स मेटकॉफ की बात करेंगे हम। इनके 1 वर्ष के काल में प्रेस से नियंत्रण हटा दिया गया। इसमें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किया जाता है। चार्ल्स मेटकैफ को 1835-36 ईस्वी में भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न। लॉर्ड ऑकलैंड प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध 1838-42। इंग्लैंड के समय प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेजों की भारी क्षति हुई। प्रश्न है 1838 से 42 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? तो प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध हुआ। ऑकलैंड के समय प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेजों की भारी क्षति हुई। 1839 ईस्वी में कलकत्ता से पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड का GT रोड का निर्माण हुआ। चलिए,
ऑकलैंड के ही पीरियड में ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण होता है 1829 में, जो कलकत्ता से पेशावर तक है। लॉर्ड एलनबरो दास प्रथा का उन्मूलन, गोल्डन पॉइंट है, दास प्रथा का उन्मूलन करते हैं। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 से होती है। जो हम संडे को जो हॉलीडे मनाते हैं हम, ये कौन से, ये 1843 ईस्वी में आया था। 1843 ईस्वी में आया था और लॉर्ड एलन जी ने इसे लाया था। चलिए, लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं। तो ये काफ़ी खतरनाक थे भैया, और इन्होंने बहुत सारे काम किए। हड़प नीति इनकी थी, व्यक्तिगत सिद्धांत इनके थे। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध होता है 1848-49 में, और पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो जाता है। अंग्ल सिख युद्ध होता है 1848-49 में, और पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो जाता है 29 मार्च 1849 को। कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को ये भेज देते हैं। बड़ा ही कोहिनूर का भी एक बड़ा ही किस्मत था। ये गोलकुंडा के खान से निकलता है, फिर वहाँ के स्थानीय शासकों के पास रहता है, फिर अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है ना, फिर मुगल वंश में रहता है, फिर पंजाब के सिख के पास रहता है, फिर अफगानों के पास भी जाता है एक बार यह, और फिर कोहिनूर जाता है ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पास, और आज भी वहीं है। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय अंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य मिल गया। देखिए, द्वितीय अंग्ल बर्मा युद्ध जो होती है 1892 ईस्वी में, लोअर और बर्मा और पीगू के अंग्रेजी राज्य मिल जाते हैं। 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना होती है, जो भूमि कर रही जागीरों का पता करके उससे छीनता है। चलिए, 1852 में एक इनाम कमीशन बनता है, महत्वपूर्ण है, जो किससे था, भूमि संबंधित कानून लाए गए थे। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण अधिक याद दिया जाता है। मैंने शुरू में ही बताया, व्यक्तिगत सिद्धांत और राज्य हड़प नीति इनकी मुख्य सिद्धांत थी, और भारत के बहुत सारे राजाओं, झांसी, सतारा, नागपुर, अवध इत्यादि को इन्होंने क्या किया, अनैतिक ढंग से हड़प लिया। ये देखते हैं कौन कौन से राज्य थे। सर्वप्रथम सतारा को कब लिया गया, 1848 में। 1848 ईस्वी में सर्वप्रथम सतारा को हड़प ली जाती है। और हड़पने का क्या था, इनका सिद्धांत था ये कि कोई भी राजा क्या कर सकता है, जो गोद लेने की प्रथा थी, जिनके संतान नहीं थे, उसे इन्होंने अवैध कर दिया, वो नहीं ले सकते थे। फिर जिनकी नहीं रहती थी संतान, और तो उन्हें क्या करते थे, उन्हें मिला लेते थे, फिर या फिर कुशासन का आरोप लगा करके उनके राज्य को हड़प लेते थे। इनमें जैतपुर, संभलपुर 1849 में, बघाट 50 में, उदयपुर को 52 में, और झांसी को 1853 ईस्वी में, नागपुर को 1854 में। एग्जाम में क्रम देता है, क्रम मिलाने को, तो सन को ध्यान से देख लेंगे। 1856 में अवध को कुशासन। एक प्रश्न आता है, अवध एकमात्र ऐसा राज्य था जिसे उत्तराधिकारी की कमी से नहीं बल्कि कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में विलय कर लिया जाता है। और अवध के नवाब कौन थे जी, बाजिद अली शाह थे। चलिए, 1856 में तोप खाने के मुख्यालय को कोलकाता से मेरठ स्थानांतरित करते हैं। कौन जी, डलहौजी की बात हम कर रहे हैं। सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया गया 1854 में। वो डिस्पैच आता है, और यह किससे रिलेटेड है, शिक्षा से। इसमें महिला शिक्षा की भी बात की जाती है, और अंग्रेजी शिक्षा की भी पे बल दिया जाता है, अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। सन 1854 में पोस्ट ऑफिस, देखिए कितनी सारी चीज़ें आती हैं, रेलवे आती है, पोस्ट ऑफिस आती है ना। स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की बात करते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं। कमीशन की बात करते हैं। 1853 ईस्वी में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा का भी प्रारंभ होता है। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनेगी। क्या होती थी भैया, अंग्रेज आए थे ब्रिटेन से, कोल्ड एरिया से, और भारत में होती थी गर्मी, क्या होती थी, बड़ी परेशानी होती थी उन्हें एडजस्टमेंट करने में। तो उन्होंने क्या किया, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना लिया। 1853 ईस्वी से ही अधिकारियों को नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई। उम्र 18 से 23 सीमा रखी गई। सत्येंद्र नाथ टैगोर, रिमेंबर दिस, पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा की परीक्षा की सफलता प्राप्त करते हैं। और 1922 ईस्वी में इलाहाबाद, भारत और लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल परीक्षा का आयोजन किया गया। कब से, 1922 में। कहाँ, इलाहाबाद, भारत और लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल परीक्षा की आयोजन की जाने लगी। चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।
देखिए, चीज़ों को हमने सिस्टमैटिक ढंग से देखा और आपका बहुत-बहुत आभार, आप अंत तक बने हैं। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अच्छे-अच्छे कंटेंट हम लाते रहेंगे, आपके लिए जो लाभदायक होंगे। आप हमें सपोर्ट करें, हम रेगुलर रूप से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। जी, धन्यवाद।